आईपी गुप्ता और उनका समाज पूरी तरह से आंदोलित हो गया है और आंदोलन लगातार जारी है। 164वें 65वें दिन ये आंदोलन चल रहा है। ये कहा है कि इसको कानून बना करके और फिर से इस समाज को आरक्षण के दायरे में शामिल किया जा सकता है, शेड्यूल कास्ट। नीतीश कुमार को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री समाजवादी नेता श्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देने हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश की जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सीधे सदन से लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, दोनों ही सदनों में। आज 7वें दिन विधानमंडल की कार्रवाई चली और बजट सत्र के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, तर्क होता है और सरकार द्वारा जो बजट लाया गया, विभिन्न विभागों को जो आवंटन किया गया है, जो कार्य दिखाए गए हैं, उन कार्यों को लेकर के विपक्ष अपना पक्ष रखता है और उसमें कमी क्या रह गई है, क्या ठीक लग रहा है, क्या ठीक नहीं लग रहा है, सरकार को क्या बदलना चाहिए, इन सभी बातों पर वाद विवाद और तर्क होता है। लेकिन इससे अलग, चूंकि चुनावी साल है तो आप समझ ही रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच में कटाक्ष बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सीधी तौर पे आपको बता दें कि दोनों ही सदनों में सरकार पूरी तरह से संतुष्ट और निर्विवाद आगे बढ़ रही है। विपक्ष हमला तो कर रहा है लेकिन तर्क के साथ नहीं। तर्क अगर हो भी रहे हैं तो उसको सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है। और ये सब कुछ देखते हुए आज विधानमंडल की जब 7वें दिन कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले जो कुछ भी हुआ, विधानसभा के अंदर जाने से पहले सदस्यों ने जो बयान दिए, जो मीडिया के सामने बाइट्स आए, वो सब हमने आपको दिखाया है। सदन के भीतर भी बहुत सारी बातें हुई जिसको हमने समय समय पर दिखाया, जो जरूरी था। लेकिन आज अभी हम जो आपके सामने बात कर रहे हैं उसमें 7वें दिन जिस तरह से विधानसभा और विधान परिषद के भीतर जो कुछ भी हुआ, उससे हम आपको अवगत कराने के लिए आए हैं और इसके क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मजदूरी और पलायन को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं, इसको लेकर के सवाल खड़े किए गए और इस सवाल को AIMIM के अख्तरुल इमाम ने खड़ा किया। विधानसभा में जब उन्होंने सवाल पूछा तो इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया गया और सरकार पूरी तरह से इन सब के प्रति सचेत है, यह भी बात कही गई। अगर पलायन करके उन्होंने दूसरा सवाल पूरक पूछ दिया था कि यदि कोई सदस्य बाहर गया है, पलायन किया है, काम करने गया है, मजदूरी कर रहा है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, इसको लेकर के भी कहा गया। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया और सरकार इसका पूरा इंतजाम कर चुकी है, ये भी बातें कहा जा रहा है और केंद्र सरकार ने इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। इसके बाद आपको बताएं कि होली को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद जो दोनों ही सदनों में गूंजा खूब, सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी, वो था हरिभूषण ठाकुर का एक बयान। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि इस बार संजोग है, और संजोग क्या है, अक्सर पहले भी होता रहा है। होली जो है वो रमजान के महीने में पड़ रहा है और बचौल ने कहा कि चूंकि जो नमाज है वो जुमे की नमाज 52 बार आती है, लेकिन होली साल में एक ही बार आता है, इसलिए इसको शांतिपूर्ण मनाया दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ऐसा लगता है तो मुस्लिम समाज के लोग बाहर न निकलें। इसके साथ साथ उन्होंने एक और शब्द जोड़ा कि अगर रंग पड़ जाए, जिन लोगों के पास कलेजा है वो बाहर निकलें, और रंग पड़ जाए तो उसको स्वेच्छा से, उसको कहा जाता है कि बढ़िया से स्वीकार करें। इसके अलावा और बहुत सारी बातें कही जो हमने आपको खबरों में दिखाया है। हम उस पर ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं आपका। हम जरूरी बातों को आपको बता दें कि इस पर बहस बहुत सारी हुई और इस बहस को लेकर के काफी हंगामा हुआ, सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी। इन सब के बाद सबसे बड़ी बात जो सरकारी कर्मचारियों को लेकर के आया, सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी बढ़ाने की बात को लेकर के सवाल खड़े किए गए, सवाल पूछा गया और इस सवाल को जमालपुर के विधायक अजय कुमार सिंह ने पूछा। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख इसे कर दिया गया है और सारी सुविधाएं राज्य कर्मियों को दी जा रही हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण फैसले हुए और वो फैसला था कि विधानमंडल का जो शेड्यूल है उसमें मामूली बदलाव किया गया है। विधानमंडल का जो 13 मार्च का जो सदन था, 13 मार्च को जो कार्रवाई होनी थी, उस कार्रवाई को 17 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया। 13 मार्च को छुट्टी घोषित कर दी गई है क्योंकि होली का अगजा संभवतः उसी दिन है और इसको लेकर के एक दिन शेड्यूल में परिवर्तन किया गया है। ये तो हमने आपको बताया कि वो बातें जो विधानसभा से होकर के हमारे पास तक आई हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको और भी कई चीजें बता रहे हैं। विधान
परिषद की जो बात है वहां कुछ विस्तृत चर्चा चली और उन चर्चाओं में आज तारांकित प्रश्न जो थे, आप जानते ही होंगे तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको मौखिक रूप से जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो जवाब मांगना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उसका जवाब आए। इसमें पथ निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ 6 मामला था, 6 सवाल थे जिसका जवाब मांगा गया और इसका जवाब पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने बड़ी सहजता से दिया। पूरा सिलसिलेवार ढंग से इसका कार्यक्रम चलता रहा। ग्रामीण कार्य विभाग से भी जुड़ा हुआ 16 मामला था, इसमें भी मंत्री ने जवाब दिए। तो ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ भी मामला था, इस पर भी जवाब आए हैं। और पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ 3 मामला था, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ 3 था और पशु एवं मत्स्य विभाग से जुड़ा हुआ 1 मामला था। कुल 35 सवाल जो है वो सदस्यों से पूछे गए थे जो तारांकित प्रश्न के रूप थे। इसके बाद अल्पसूचित प्रश्न थे। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका महत्व तत्कालीन विषय जो होते हैं उन विषयों को लेकर के ये पूछे जाते हैं, ये पहले से नहीं होते हैं, इसको तत्काल अगर जरूरत हुई तो उस हिसाब से पूछा जाता है। तो अल्पसूचित प्रश्न जो थे इसको लेकर के भी, इसमें भी वही परिस्थिति है कि सवाल का जवाब इंस्टेंट लोग चाहते हैं। और ऐसे में आज जो विधानसभा में, माफ कीजिएगा, विधान परिषद में आज जो सवाल पूछे जाते थे उसमें कृषि विभाग से जुड़ा हुआ 2 मामला था जो अल्पसूचित प्रश्न में शामिल था। पंचायती राज विभाग से 3 मामला था जो अल्पसूचित में था। ग्रामीण विकास विभाग से 4 और ग्रामीण कार्य विभाग से 7 मामला था। कुल 16 मामले इसमें थे जिसका डिटेल्स में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि कुछ मामले ऐसे थे जिसको लेकर के मनरेगा को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे और मनरेगा को सवाल जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पूछा था। महात्मा गांधी राष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है एक मांग के आधार पर की योजना है, सरकार ने इसका जवाब भी दिया था। इसको लेकर के चर्चा हुई, बहस भी हुआ, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पूछा था कि क्या मंत्री ग्रामीण विकास विभाग बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जीविका के पत्र संख्या इतने 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 के आलोक में वरुण कुमार जीविका जिला परियोजना प्रबंधक भोजपुर से फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने से संबंधित स्पष्टीकरण मांगा गया था। यह भी सवाल आया था। सवाल जो है वो स्वीकारात्मक था। लेकिन मनरेगा से जुड़े हुए जो मामले थे उसको लेकर के वर्तमान में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में निम्नवत अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। योजना में कार्यरत मजदूरों के ग्रुप समूह का सजीव चित्र, लाइव फोटो भी लिया जाता है। समूह के कम से कम एक मजदूर का आंख झपका कर फोटो लिया जाता है एवं उसके बाद मजदूरों के समूह में चेहरे की गिनती पर उपस्थिति दर्ज की जाती है। ये सारी डिजिटल व्यवस्था की गई है। योजना के कार्यस्थल का निर्धारण परिसीमन जैसे रेखीय कार्य हेतु 10 मीटर एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण आदि के लिए 50 मीटर के अंदर ही उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। ये भी बातें कही गई। इसके तहत आपको बता दें कि प्रति परिवार अधिकतम 100 दिन का अकुशल श्रम का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। इच्छुक ग्रामीण परिवार के द्वारा कार्य की मांग किए जाने की स्थिति में परिवार के सदस्यों के नाम पर मास्टर रोल निर्धारित किया जाता है। आवंटित योजना स्थल पर उक्त सदस्य के द्वारा कार्य संपादित किए जाने के क्रम में उनकी उपस्थिति ली जाती है। इसको स्पष्ट करते हुए जो ग्रामीण कार्य विभाग जो है उससे सवाल ये पूछा गया था और इसको लेकर के जवाब भी आ गया था। मोबाइल से मॉनिटरिंग की बात भी की गई। इसमें 60% महिलाओं की उपस्थिति को भी नजरअंदाज किया गया है। ये सवाल उन्होंने पूछा था, इसका भी जवाब आ गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी अनियमितताओं की बात की गई थी जिसका जवाब दिया गया और इस जवाब से अब्दुल बारी सिद्दीकी कितने संतुष्ट हैं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ उनके और भी कई प्रश्न थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो प्रश्न था, हमने आपको बताया कि भोजपुर जिला के फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के मामले में क्या यह सही है कि श्री वरुण कुमार द्वारा आरोप को स्वीकार करके लिखित जवाब समर्पित करने के 1 वर्ष गुजर जाने के बाद भी विभाग जीविका परियोजना द्वारा श्री कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अब तक नहीं किया है। इसको लेकर के सरकार का जवाब था कि अस्वीकारात्मक है। वरुण कुमार द्वारा स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में आरोप को स्वीकार नहीं किया गया है। जीविका कार्यालय के द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान को सत्यापन हेतु लिखे गए पत्र के जवाब में संस्थान के 2 विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। अंततः कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन की बात की जा रही है। आपको बता दें कि अधिकारी प्रतिनिधि के द्वारा जांच के फलाफल आधार पर नियमानुक्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें पूरा
सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्री वरुण कुमार के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? उपर्युक्त कंडिका में स्थिति से स्पष्ट है कि अभी तक नहीं आया है। अधिकारी कोलकाता भेजा, इसको लेकर के एक अधिकारी को कोलकाता भेजा गया है। वापस लौटते प्रतिवेदन प्राप्त होते विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी एवं अवैध प्रमाण पत्र की पूरी जांच हो रही है। जीविका में कोई भी पदाधिकारी एवं कर्मचारी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी नहीं कर पाएगा, ये कहा गया है श्रवण कुमार जो कि मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग के। इसके अलावे रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ भी मामला था जिसको लेकर के अफाक अहमद खान ने सवाल पूछे थे। सवाल का उत्तर जो है अशोक चौधरी को देना था, जिसमें पथ निर्माण विभाग से ऑनलाइन हस्तांतरण के पश्चात प्राप्त हुआ था। ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आया था। अफाक अहमद ने इस पर पूछा था। इसके बाद उत्तर स्वीकारात्मक है। क्या रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन यह बता रहे हैं कि कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत आजमगढ़ प्रखंड में रोहिया और आजमनगर के बीच महानंदा नदी बहती है? स्वीकारात्मक है। इसके अलावा क्या यह सही है कि नदी 28 पंचायतों वाली प्रखंड आजमनगर को 2 भागों में बांटती है? इसको भी लेकर के कहा गया था कि हाँ स्वीकारात्मक है। क्या यह सही है कि पश्चिमी छोर पर बसे पंचायत की बड़ी आबादी को प्रखंड मुख्यालय आने के लिए नाव एकमात्र सहारा है? यह भी अस्वीकारात्मक माना गया है। इसको लेकर के जो जवाब आए हैं, वस्तु स्थिति यह है कि महानंदा नदी के पश्चिमी कच्ची बांध से सटे पंचायत भोगांव, रोहिया, बलेंदा आदि को शीर्ष PMGSY अंतर्गत निर्मित पथ T9 PWD रोड बस्टॉल सोनैली भोगवा से रोहिया भाया गोरधा से उपर्युक्त सभी बसावटों को एकल संपर्क प्राप्त है। वहां एवं पूर्वी बांध पर पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ का निर्माण किया गया है एवं सभी बसावटों का संपर्क प्राप्त है। प्रश्नाधीन पुल ग्रामीण कार्य विभाग के पथ के आरेखन पर नहीं है तथा इसके निर्माण की अनुशंसा जिला संचालन समिति कटिहार द्वारा नहीं की गई है। अतः प्रश्नकाल पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जो चीजें सामने आई वो तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद असल जो कार्रवाई शुरू हुई उसमें ध्यानाकर्षण जो सवाल थे उन सवालों का जवाब और ध्यानाकर्षण प्रश्न जो थे उसको लेकर के लगातार सदन में परिचर्चा हुई। जीवन कुमार का सवाल था। उन्होंने अपने सवाल माध्यमिक विद्यालय के कोड पुनर्बहाल करने की बात कही थी। वर्ग 9 के छात्रों का पंजीयन यथाशीघ्र कराने का उन्होंने कहा। इसको लेकर के अधिकांश इसमें सवाल जो थे उन सवालों का जवाब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शून्यकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न थे जिसमें औपचारिक कार्य भी थे, परिनियत कार्य से जुड़े हुए मामले थे। इसको लेकर के जो चीजें सामने आई उसमें अधिकांश जो सवाल थे उसमें आपको बता दें कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य गैर सरकारी संकल्प के रूप में लिए गए थे। इसमें पूछा गया था श्रीमती शशि यादव के द्वारा कि एक ही स्थान पर समाहरणालय, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, जिला विकास एवं भवन एवं जिला परिषद कार्यालय भवन का निर्माण करें। इसको लेकर के सदन से अनुमति मांगी गई थी। इसका एक प्रति रख दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रीना देवी के द्वारा प्रस्ताव किया गया था कि नीतीश कुमार को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री समाजवादी नेता श्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देने हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश की जाए, यह भी प्रश्न था। उसके अलावे संजीव कुमार सिंह के द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सूबे में सभी कोटि के शिक्षकों की नियुक्ति में राज्य में अस्थायी निवासियों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु एक नीतिगत निर्णय लिया जाए। इसको लेकर के भी बात हुई। इसमें जो लगातार 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से लेकर के बाकी के संकल्प जो है 13 नंबर तक सभी संकल्प वापस ले लिए गए। इसके साथ साथ आपको हम पिछले 3 दिन से लगातार बता रहे हैं, शुक्रवार को भी हमने आपको बताया था कि एक सवाल जो फिर से आकर के सामने खड़ा हो गया है, ये सवाल एक बार फिर से पान समाज से जुड़ा हुआ है। ये वही पान समाज है जिसको IP गुप्ता पान समाज से आते हैं और वो आरक्षण जो उनसे छीन लिया गया है न्यायालय के द्वारा, और न्यायालय ने ये कहा है कि इसको कानून बना करके और फिर से इस समाज को आरक्षण के दायरे में शामिल किया जा सकता है शेड्यूल कास्ट में। इसको लेकर के जो चिट्ठी लिखने की बात थी राज्य सरकार की, उसको लेकर के आज फिर से, पिछली बार तो हमने आपको बताया था कि सवाल का जवाब नहीं आ पाया था क्योंकि ललन सराफ जो सवाल पूछने वाले थे वही अनुपस्थित हो गए थे।
आज फिर से ये सवाल आया और एक बार फिर ललन सराफ द्वारा इसी सवाल को लाया गया था। माननीय सदस्य ललन कुमार सराफ का प्रस्ताव कि सरकार पान समाज के उपाधिधारी तांती तत्वा जिसे पूर्व में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की सुविधा प्राप्त की गई थी, परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे संसद के सदन से पारित करने का निर्देश दिया गया है, को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने के निमित्त संसद में पारित कराने हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसा करें। ये पूरी तरह से स्पष्ट है और आज फिर से ये चर्चा चली। इस बीच हमने खबर जो किया था, उस खबर के बाद जो पान समाज का आंदोलन है और तीव्र हो गया है। हमने आपको दिखाया है, भारत लाइव पर आपने कई खबरें देखी होंगी जिसमें एक बार फिर से आईपी गुप्ता और उनका समाज पूरी तरह से आंदोलित हो गया है और आंदोलन लगातार जारी है। 164वें 65वें दिन ये आंदोलन चल रहा है। कल ही वैशाली में जो लोकतंत्र की जननी है, वहां से हमने आपको दिखाया कि किस तरह का हुंकार भरा जा रहा है और अगर सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो नहीं सुनती है तो इसके कड़े परिणाम भोगने पड़ेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा तो खत्म हो गया है, लेकिन बिहार में दोनों ही या फिर कहा जाए पांचों पांडवों की मनसा पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसमें फंस करके इस चक्रव्यूह में जो पान समाज लगातार ये कह रहा है कि सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए वो वोट करेंगे और एकजुट वोट होगा। करीब 40 से 50 लाख वोटर जो हैं इस समाज के, वो एक जगह एक व्यक्ति को हराने के लिए करेंगे यदि उनको आरक्षण का अधिकार नहीं वापस किया जाता है, उसकी अधिसूचना जारी नहीं होती है। समय अभी है, करीब 7 महीने समय है और विधानसभा के साथ विधानमंडल के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब इस जो बिहार सरकार का डिमांड है, ललन सराफ ने जो बिहार सरकार से और सदन से मांग रखा है, अगर इसे पारित करके इसे सर्वसम्मति से भेज दिया जाता है तो इसका फायदा सरकार को और खास करके एनडीए गठबंधन को हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार कई प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिलाकर के इसमें जो प्रश्नों की संख्या थी वो लगभग 28 प्रश्न थे। 28 प्रश्नों को शामिल किया गया था जो कि ध्यानाकर्षण के रूप में लाए गए थे और इन सभी प्रश्नों को 28 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लाए गए जिनमें अधिकांश को वापस ले लिया गया था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा खास विषयों पर हुई। अब जो आगे की कार्रवाई है, कल सदन में जब कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित रूप से एक नया मुद्दा सामने होगा और नए तरीके से सदन शुरू होगा। लेकिन इस बीच में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है वो ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर पड़ रहा है मुद्दों आधारित सरकार को घेरने में। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से जो बयान आए हैं, खास करके हरिभूषण ठाकुर के बचौल के बयान को लेकर के विवाद फैला है। अब इस विवाद का जवाब क्या दिया जाता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कल हंगामे का दिन रहेगा और पूरा हंगामा होता रहेगा, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। विपक्ष क्या कुछ करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। पोस्टर और बैनर तो लग ही रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि विधानसभा में तेजस्वी यादव और विधान परिषद में राबड़ी देवी मोर्चा संभाल रही हैं। देखना होगा कि अब सरकार को घेरने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है। हालांकि आपको हमने बताया भी कि आरक्षण का एक मुद्दा उठा करके कहीं ना कहीं 2015 की तरह तेजस्वी यादव एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बार बार कह रहे हैं कि आपने ही 15% आरक्षण बढ़ाने का जो सिफारिश है वो सदन से पारित करा करके केंद्र की सरकार को लिखा था, उसका क्या हुआ। इसी आधार पर आने वाले चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि बजट सत्र चल रहा है। अब कल की कार्रवाई जो होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और सीधे सदन से लेकर के आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे। बस इतना ही कहना है कि 7वें दिन विधानसभा और विधान परिषद में दोनों जगह सरकार पूरी तरह से निश्चिंत नजर आई और विपक्ष सरेंडर के मूड में था। ये बातें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब देखना होगा कि विपक्ष कब जागता है। हो सकता है कि होली के बाद जागने की तैयारी कर रहा हो, मौका मिल जाए, रंग अबीर खेल करके करें। क्या होगा ये देखने वाला बात होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।